कर ले तो और अच्छा हो जाएगा। अच्छा, तो इशू हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज रिलेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस वाज काम पर यूनिट चार्ज. नाउ वी नीड टू डिस्कस व्हाट इज दिस पॉजिटिव चार्ज और यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो हम जितनी भी बेटा डेफिनेशंस लिखते हैं, जितनी भी अजम्पशंस करते हैं फिजिक्स के अंदर, जो भी हम जो है वो रेलेवेंट चीज़ों को, प्रोसेस को डिफाइन करते हैं, रूल्स लिखेंगे, लॉज बनाएंगे, वो हमेशा हम बनाएंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए. अच्छा, अब नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये क्या मतलब है इस बात का. जैसे अभी हमने डिफाइन किया ना, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब ये है कि हम कंसिडर करते हैं चार्ज को 1 पॉजिटिव कूलम. क्या कंसिडर करते हैं? 1 C. अच्छा, अब ये 1 C क्यों कंसिडर करते हैं? बिकॉज ये स्टैंडर्ड कर दिया है. फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे डेंसिटी डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं बताओ जरा. तो पर मास क्यूबिक ओवर वॉल्यूम. पर क्यूबिक मीटर डिफाइन करते हो ना. अब वो यस 5 सर. हो, 10 हो, जो भी हो, कुछ भी हो, तो एक स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है या नहीं किया गया? किया गया है यस ना. सर. इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, लेट्स से कंसंट्रेशन, हाउ डू यू डिफाइन और एक्सप्रेस कंसंट्रेशन? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, है पर ना. वॉल्यूम सर. लीटर लीटर आता है ना उसमें. अब ये 1 हो, 2 हो, जो भी हो, तो एक स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है या नहीं किया? तो आंसर इस किया गया. बिल्कुल इसी तरह से हमने अपनी फिजिक्स में सारे लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस के लिए स्टैंडर्ड किसे फिक्स किया? यूनिट पॉजिटिव चार्ज. यूनिट पॉजिटिव चार्ज स्टैंडर्ड फिक्स करने का फायदा क्या होता है? हम अगर डिफाइन कर रहे हैं ना कि फॉर एग्जांपल 90 जूल्स काम हुआ था, तो बाय डिफॉल्ट किसके ऊपर काम हुआ था? एक पॉजिटिव चार्ज. कूलम ऑफ चार्ज को, जो कि था पॉजिटिव. अब जरूरी ये नहीं है कि इट हैज टू बी ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव. बट स्टैंडर्ड डेफिनेशन के अंदर तो हम इतनी जेनेरिक सी डिस्कशन नहीं कर सकते ना कि चार्ज कुछ भी हो सकता है, तो नेगेटिव भी हो सकता है. तो हमें एक रूल सेट करना पड़ेगा. तो सिर्फ इस कन्वेंशन के लिए कि हम अपनी चीज़ों को थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज कर लें, ओवरऑल एक्सप्रेशन हम इस तरह से दे रहे हो, तो हम इसलिए यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज. डू वी गेट दिस? यस सर. अच्छा, नाउ व्हाट डज दिस मीन कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? तो चार्ज ऑफ 1 कूलम. यूनिट नेगेटिव चार्ज क्या होगा भाई? चार्ज ऑफ -1 कूलम. चार्ज ऑफ व्हाट? -1 कूलम, ये यूनिट नेगेटिव चार्ज होगा. और चार्ज ऑफ 1 कूलम यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा. स्पेलिंग लिखिएगा. मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई. कौन से सर कूलम जो आप बोल रहे हैं इसकी स्पेलिंग लिखिएगा. कूलम को क्या बोलेंगे? ये तुम क्या पहली दफा क्लास में? अल्लाह को मान. नहीं नहीं, मैं स्पेलिंग कह रहा हूँ, स्पेलिंग लिख दें एक दफा. सही है. अब कल वाली बात को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं. तो एक क्या था? आई थिंक एक हमने बनाया था एसी, एक हमने बनाया था कोई लाइट पर, और एक हमने क्या बनाया था? एक हमने कोई और चीज़ बनाई थी, याद नहीं आ रहा. इसको बना लेते सर हैं टीवी AC. टीवी. हाँ, इसको टीवी बना लेते हैं और इसको बल्ब बना लेते हैं. हमने कहा था कि इस बैटरी का जो समझ लो काम है, वो सबसे ज़्यादा लेस है यहाँ पे, है ना. हम लिखते हैं वर्क लीस्ट, और वर्क मोस्ट कहाँ पे? यहाँ पे. क्या ये बात समझ में आती है कि लीस्ट और मोस्ट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो डिवाइस है, ये जो अप्लायंस है, ये बहुत ही लो पावर डिवाइस है, इसकी कंजम्पशन कम है. ठीक है. और ये क्या है? ये एक हाई पावर डिवाइस है, इसकी कंजम्पशन क्या है? ज़्यादा है. ठीक है. इज इट क्लियर? तो अब हम बात यस करेंगे सर. कि अगर इस बैटरी का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है या ईएमएफ है, फॉर एग्जांपल 100 वोल्ट, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा लेट्स से 1 वोल्ट, इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा लेट्स से 90 वोल्ट, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा लेट्स से कितना? 9 वोल्ट. 9.
9 होगा। ठीक है, हमने कल ये बात पढ़ी थी कि ओवरऑल अगर हम इसको सम अप कर दें तो व्हाट वी हैव इज एन ईएमएफ, 100। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नहीं पढ़ी थी तो अब कैसे? So how can we can relate voltage with EMF? So EMF is the overall total or sum total in very simple terms, defined as total energy consumed per unit positive charge in deriving it across the complete circuit. अब इस चीज को थोड़ा सा चेंज करना है। कल की एनालॉजी वॉज कि ये में सरेजा हैं, ठीक है, और ये एक स्टूडेंट है जो है बेसमेंट में या पार्किंग में, ये है फॉर एग्जांपल कॉरिडोर में, और ये है कोर्टयार्ड। ठीक है, तो अब हमने ये कहा कि देखो जो बेसमेंट से बच्चा वापस आया है उसकी ओवरऑल एनर्जी भी ज़्यादा है दोनों से, है ना। कोर्टयार्ड वाले की थोड़ी कम है और कॉरिडोर वाले की बिल्कुल कम, लेकिन तीनों केसेस में मिस रिजा इज द मोस्ट क्या कहते हैं, एनर्जी यूज कर रही है। मोस्ट एनर्जी कंज्यूम्ड इक्विपमेंट है यहाँ पे, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी कि वो कॉरिडोर से भी लेके जाएगी, कोर्टयार्ड से भी लेके जाएगी और बेसमेंट से भी लेके जाएगी। उसने तो 3 दफा काम किया, अलग अलग काम किया, सही है। तो टोटल एनर्जी जो एक बंदे की कंज्यूम हुई है या बैटरी की जो कंज्यूम हुई है, कि वो एक चार्ज बेचारा जो यहाँ से निकला है उसको छोटी वाली या लो पावर कंजम्पशन डिवाइस में से भी पास कराए, फिर एक मॉडरेट से डिवाइस से भी कराए, फिर एक हाई इक्विपमेंट से भी कराए। उसमें जो बैटरी ने पूरा सफर किया है, बैटरी ने जो भी काम किया है, उसे हम कहते हैं ईएमएफ। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के लिए हम रेफर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डाल दो लेकर। तो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के लिए होता है और ईएमएफ होता है ओवरऑल सर्किट के लिए। अब अगर कोई बच्चा ये बात भूला है तो वो क्लास में आएगा, फिजिकली मुझसे मार खाएगा, मैं आपको ये बात बता, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप लोगों को आगे कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। अब इसे सर दोबारा बट से रिव्यू करते हैं, अब इसे सर दोबारा जो से आप कह रहे हैं, जो एनर्जी अगर जो पॉजिटिव चार्ज। एक मिनट, अब लाइट बल्ब की बात करता हूँ तो लाइट बल्ब लेट से 1 वोल्ट, 1 वोल्ट कंज्यूम करने का क्या मतलब है, यहाँ पे जो बैटरी है उसे क्या करना पड़ रहा है, उसे 1 जूल का काम करना पड़ रहा है एक चार्ज को एक चार्ज को सिर्फ बल्ब में से गुजारने। इसी तरह से अगर हमने बात की है फॉर एग्जांपल टीवी की, तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस था लेट से 9 वोल्ट। तो यहाँ पे बैटरी ने क्या किया है, यहाँ पे बैटरी ने ये किया है कि इसने 9 9 joules. वोल्ट्स का काम किया है एक चार्ज को इस टीवी में से निकालने के। Same goes for an air conditioner. If it has a potential difference of let's say 90 volts, then battery consumed 90 joules on a single charge to pass it across an air conditioner. But if we talk about EMF, so overall what battery did was battery ने 100 joules का काम किया है एक चार्ज के ऊपर, और वो चार्ज कहाँ कहाँ से पास हुआ है, वो ओवरऑल सर्किट में से पास हुआ है, वो लाइट में से भी पास हुआ है, वो टीवी में से भी पास हुआ है, एसी में से भी पास हुआ सर ये तो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन होगी ना कि टीवी 9 वोल्ट्स ले रहा है, बैटरी 1 वोल्ट ले रही है और एसी जो है वो 90 वोल्ट ले रहा है। है। ये निकाल नहीं सकते फॉर एग्जाम्पल बैटरी का बता दो, रेक्यू का बता दो, दूसरा बता दो। तो आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा Sir, हूँ 1 मिनट यार।
ओके हाँ, तो हम कहाँ थे, हमने कहा कि 100 जूल्स का जो काम है यहाँ पे वो किया गया है ओवरऑल सर्किट। तो ये बेसिक डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस याद रखना है। कंफ्यूजन बच्चों को इसलिए होती है कि जो शहजादे शहजादियां होते हैं ना, उनको लगता है ये वोल्ट्स में मेजर किया जाता है, ये भी वोल्ट्स में मेजर किया जाता है, इसका भी फॉर्मूला होता है एनर्जी ओवर चार्ज, और इसका भी फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो ये दोनों सेम है। तो मैथमेटिकली दे आर सेम, कोई मसला नहीं है, कॉन्सेप्चुअली दे आर डिफरेंट। सर अगर जैसे हमारे पास एक ही कंपोनेंट है तो उसका जो वो पीडी जो ईएमएफ पोटेंशियल और डिफरेंस है वो पोटेंशियल ईएमएफ डिफरेंस भी सेम सेम होगा। होगा, एग्जैक्टली बिल्कुल ओके। ऐसा होगा कि अगर सर्किट में है ही एक चीज, बंदा पकड़ना ही एक है। देखो वो एनालॉजी मैंने जो बनाई थी ना, वो सोच समझ के बनाई थी, तो उसमें जितना मिस रेजा का काम हुआ होगा उतना ही जो है वो ओवरऑल बच्चे ने भी काम किया होगा। तो अब इस केस में हम कह सकते हैं ओवरऑल V हुआ इज होगा। इक्वल्स टू ई, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो। नहीं सर, मगर अगर उस अप्लायंस में जो है चाहिए ही एक लिमिटेड नंबर ऑफ वॉल्ट्स हैं तो फिर मुझे एक बात बताओ ना, अगर मैं सृजा को अपने ऑफिस से उठ के बेसमेंट तक जाने के लिए 100 जूल्स चाहिए, तो 100 जूल्स ही का काम करेंगे ना, वो 150 का थोड़ी काम करेंगे, या 99 का थोड़ी काम करेंगे। अगर 150 का काम करेंगी तो वो उस जगह से आगे चले जाएंगी, और अगर 99 का काम करेंगे तो उस जगह से पीछे रहेंगी। अच्छा लेट्स कनेक्ट, कोई बात नहीं, ये तो बहुत बेसिक सी बात है। बेसिकली मिस रजा उतनी ही एनर्जी यूज करेंगी जितनी चाहिए होगी। एग्जैक्टली जैसे हमारा घर है, आप में से कोई भी इतनी बड़ी फैमिली से नहीं आया होगा कि जब भी बच्चे का दिल चाहे फौरन वो एसी चला ले, एसी चलता रहे दिन रात लगातार, कोई फर्क ही ना पड़े। अगर ऐसा कोई बच्चा है तो मैं उससे बात नहीं करता। मैं किससे बात कर रहा हूँ, जिसको एसी चलाने की पहले परमिशन अम्मा से लेनी पड़ती है, फिर अब्बा से लेनी पड़ती है, फिर बताना पड़ता है थोड़ी देर सोना है या ये मसला ये है, इतनी देर चलेगा, और अगर उससे ज्यादा देर हो जाए तो अम्मा खुद ही ऑटोमेटिकली बंद कर देती है। एम आई राइट? यस सर। ठीक है, अब कहानी ये कि एसी के ऊपर घर वालों को इतना क्या मतलब मसला है, क्यों है मसला? लैपटॉप आप यूज करते हैं उसके ऊपर तो मसला नहीं है, पंखा चला ले मसला नहीं है, लाइट्स चला ले मसला नहीं है, टीवी देख ले इतना मसला नहीं है, मतलब इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मसला नहीं है कि बिल आएगा। कभी अम्मी ने ये कह के टीवी बंद नहीं किया होगा कि बिल आएगा, लेकिन अम्मी ने ये कह के जरूर एसी बंद किया होगा कि बिल आएगा। एम आई राइट? यस सर। यस सर। अब जरा आप बात को समझें कि जब हम एसी स्विच ऑन कर रहे हैं तो हमारे घर की जो पीछे सोर्स है, पीछे सोर्स कोई भी, अभी मान लें कि कोई मिस रिजा पीछे घर में खड़ी है, वो चार्जेस को इतनी ही एनर्जी देनी है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। तो एसी को चलाने के लिए ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो ज्यादा चार्जेस आएंगे, तो ज्यादा काम करना पड़ेगा। फैन को चलाने की कम रिक्वायरमेंट होगी तो फिर कम ही वहां पे सब जो है वो काम करना पड़ेगा, कम एनर्जी कंज्यूम होगी। बात समझ में आई? तो सर बेसिकली जब जितनी पावर चाहिए होती है उतनी ही डिप्लॉय होती है चार्जेस में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इसको इस तरह से समझो कि एक वाटर टैंक है, ठीक है, कल भी हमने ये एनालॉजी बनाई थी, अब दोबारा से बना, वाटर टैंक के थ्रू हमारे पूरे घर में पानी आता है, राइट? यस सर। पूरे घर में जब पानी आ रहा होता है तो क्या पूरे घर में हर जगह पे एक ही जितना पानी आता है? अब सोच के नहीं। जवाब देना। जबरदस्त भाई, जो हमारे पास फॉर एग्जांपल गार्डन के अंदर है वहां पे बड़ा पाइप है, जो हमारे पास जो है वो किचन के अंदर है उसका अलग शेप है, अलग वॉल्यूम है, जो हमारे सिंक्स है बेसिन है उनके अंदर अलग वॉल्यूम है, तो कैपेसिटी के हिसाब से तो अलग अलग आ रहा है ना, रिजर्वॉयर तो सेम है। वाटर में जितना भी टैंक में जितना पानी है मगर डिप्लॉय उतना ही और इतना चाहिए। बात समझ आई? सही है सर। और कोई सवाल किसी का, कोई भी सवाल? आप लोग कसम खाने के लिए तैयार हैं कि आपको करंट समझ में आया? जी सर। वोल्टेज, इतना तो आगे इतना तो पोटेंशियल समझ आया। डिफरेंस समझ में आया, सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ईएमएफ समझ में आया? यस सर। यस सर। ये वो बेसिक्स हैं जिनके ऊपर पूरी फिजिक्स खड़ी होगी अब। तो अब अगर मैं कभी पोटेंशियल डिफरेंस का नाम लूंगा तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप फौरन फौरन पूछेंगे कि सर ये वाली बात बता दें,
इसमें कोई एक्टिंग नहीं होगी, क्योंकि अगर यही समझ में नहीं आएगा, जाहिर है नई चीजें पहली दफा नाम पढ़ रहे हैं, नाम तो सुना होता है, काम पहली दफा पढ़ रहे हैं, तो बार बार रिपीट हो रहे होंगे, बार बार ओवरलैप हो रहा होगा, दैट आई गेट इट। लेकिन ऐसे कि पता नहीं क्या है, अच्छा होता होगा कुछ, ये वाली हालत नहीं होनी चाहिए इसमें। सर यहाँ पे क्यों आपका वो बता रहे हैं ना, चार्ज, जी वर्क डन ओवर चार्ज। ओके। जी सही, आगे चलें। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लें। हम कह रहे हैं कि हमें डिस्कस करना है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है करंट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी अंग्रेजी जबान इसी से बन सकती है। अंग्रेजी जबान जब मैं बनाऊंगा तो वो थोड़ी तफसील से बनाऊंगा, लेकिन अभी इस बात को समझना है। अभी इस बात को समझने का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल देखो, एक रजिस्टर है, उसके अक्रॉस हमने एक सेल लगाया है, ठीक है। ये है फॉर एग्जाम्पल एक बल्ब। जरा मुझे सोच समझ के बताना, इसको हम कहते हैं फिगर ए, फिगर बी। एक ही बल्ब है, सेम बल्ब है, आइडेंटिकल। यहाँ पे टू सेल्स हैं, केस सी। एक ही बल्ब है, सेम वही वाला जो पहले था। देन यू हैव थ्री सेल्स। In which of these cases, A, B, and C, would the bulb glow most brightly? C। C. Why? क्योंकि सर ज्यादा बैटरी है और ज्यादा वोल्ट जा रहे होंगे बल्ब के पास। लेकिन सर बल्ब को तो उतने ही चाहिए होते हैं, आपने बोला ना, हाँ बिल्कुल, जितने उसको जलने के लिए चाहिए होते हैं उतने ही मिलेंगे। बिल्कुल जबरदस्त। ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल ये था 1.5 वोल्ट्स, ये है 3 वोल्ट्स, ये है 4.5 वोल्ट्स, ठीक है, तीन चीजें। अब अगर मैं ये कहता हूँ कि ये बल्ब जो है वो एक डिवाइस है जिसमें यहाँ से चार्ज निकलेगा और वो सेल इसको यहाँ पे से गुजारेगा, तो इस बात पे अग्री करते हैं। यस सर। जी सर। वो जो चार्ज यहाँ से निकला होगा वो यहाँ पे ज्यादा काम करते हुए जल्दी जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि ज्यादा सेल्स हैं। सेकेंड वाले केस में, बी वाले में, एज कम्पेयर टू ए वाला, ज्यादा चार्जेस ये फ्लो होगा। करेंगे, ज्यादा काम होगा। अग्री। यस सर। थर्ड वाले केस में और ज्यादा काम होगा और ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा, होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा सर। होगा। अभी हम इस बात की बात नहीं कर रहे कि बल्ब फ्यूज हो गया, ज्यादा हो गया कैपेसिटी से या कम हो गया। अभी हम सिर्फ एक रिलेशन समझ रहे हैं, क्या अगर वी बढ़ रहा है तो क्या आई बढ़ रहा है? सर यस, बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, अग्री कर रहे हैं सब? यस सर। अब आते हैं इस लॉ की लिमिटेशन पे, जो बात अभी नीव ने की थी और जो बात पहले मैंने की थी। मैं कहता हूँ प्रोवाइडेड दैट दिस इज वैलिड। वो नहीं होता जो नीचे छोटा सा लिखा होता है 99 रुपीज, है ना, उसके बाद क्या लिखा होता है, स्टार, एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, है ना, ऐसे होता है ना अलग से। और चार्जेस में डिफर बेस्ड ऑन टाइम, है ना, प्लस टैक्सेस लिखा होता है छोटा सा नीचे से, छोटा नीचे लिखा होता है रात को 2 बजे से लेकर रात को 4 बजे तक। होता है या नहीं होता है? इसलिए दैट मीन्स दैट इज फॉर इफ्स एंड बट्स, कि वो ऊपर एक उन्होंने क्या चीज स्टेटमेंट बना दी कि हाँ ठीक है ये तो है, बट इट हैज सर्टेन लिमिट्स। गेट इट? सो प्रोवाइडेड दैट फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर इज सेम। अब इस बात का क्या मतलब है? देखो, हो सकता है कि ये थ्री सेल्स इस बल्ब को ओवरली क्या कहते हैं चार्ज दे दें, और एज अ रिजल्ट इट हैपेंस कि इट गेट्स फ्यूज्ड, मतलब खराब हो जाए, ब्लोन अप हो जाए। फ्यूज कहना तो सही नहीं है, ब्लोन अप कहना सही हो सकता है या नहीं हो सकता? यस सर।
फॉर एग्जाम्पल हम नॉर्मल घर में हैं, अपने नॉर्मल अप्लाइंसेस की बात करें, जैसे भी हम बात कर रहे थे कि एसी है या लाइट बल्ब है या टीवी है। बारिश हुई कि इलेक्ट्रिक वाले तो मतलब अजीब सा सिस्टम चला रहे हैं। हाई वोल्टेज आया, आता है या नहीं आता? लो वोल्टेज हो जाता है या नहीं हो जाता? यस सर। सो क्या हाई वोल्टेज से चीज़ें डैमेज हो सकती हैं या नहीं हो जी सकती? सर, हो ही भी है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल कंडीशंस में तो हम ये कहेंगे कि जो सप्लाई है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से है हमेशा, बट certain abnormalities may be there. In that case, you will have accidents. You will have your devices blown up. You will have things that may burst up. You get my point? अगर टेम्परेचर वेरी कर रहा हो अप्लायंस का, अभी उससे अभी क्या फर्क पड़ेगा? अभी अभी तो एक एक चीज पे आ रहा है ना, नॉर्मल वर्किंग और डिफरेंट कंडीशंस की बात समझ में आ रही? जी यस सर। सर। अच्छा, अब बात कर रहे हैं हम फिजिकल स्टेट में। एक चीज लेके आए कि सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज हो गया, सप्लाई वोल्टेज ने चीजें खराब कर दी, ठीक है। नंबर टू, चीज का जब वेयर एंड टेयर होता है, पुराना हो जाता है, तो भी उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो खराब हो जाती है ना। चीज़ों का टेम्परेचर चेंज करते हैं, चीज़ों के ऊपर ह्यूमिडिटी आ जाए, डस्ट आ जाए, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं आइडियल केसेस कि व्हेन एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन एंड देयर आर नो हैजर्ड्स, नो डैमेजेस, नो चेंज ऑफ एनी कंडीशन, तब तक तो ये बात बिल्कुल ठीक है। बट अगर आपने उस चीज़ के आसपास कुछ भी चेंज कर दिया या उस चीज़ के ऊपर कोई फर्क आया, देन दिस इज नॉट वैलिड। So this is subjected to this. Am I being clear? सर इसको रिपीट कर दें। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो रिलेशन है बी और आई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हम्म। सब्जेक्टेड टू द कंडीशंस ऑफ द फिजिकल ऑफ द कंडक्टर। कंडीशंस में क्या क्या आ जाएगा? एनीथिंग, कुछ भी। टेम्परेचर चेंज होता है, ह्यूमिडिटी चेंज होता है, शेप चेंज होता है, डस्ट आता है, ओके। विंड स्पीड चेंज होता है, एक्सटर्नल कंडीशन चेंज होता है, इंटरनल कंडीशन कुछ भी हो, that means then this law won't be valid. ओके। Is it clear to everyone? यस सर। Any question? सर जितनी ज्यादा बैटरीज होंगी उसके अंदर हमारा करंट भी बढ़ जाएगा ना? Exactly. अगर हम घर में बड़ा वाला टैंक लगाते जाएंगे और बड़ा बड़ा टैंक करते जाएंगे तो हर जगह पे वाटर फ्लो बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ ओके। जाएगा पानी का। ज़्यादा प्रेशराइज हो जाएगा ज़बरदस्त, ठीक है। Got it? यस सर। इसकी स्टेटमेंट अगर हम बनाएंगे तो आप मेरे साथ साथ इसको अभी याद कर लेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर कोई मसला नहीं होना चाहिए। इट इज करंट passing through a conductor is directly proportional to the potential difference across it. सही लिखा है? Current is directly proportional to potential difference, ठीक है, provided that physical state of the conductor stays same. ये पूरी स्टेटमेंट है। टू द पोटेंशियल। यस सर, ओके। सर तो ये ओम्स लॉ आ गया हमारा। ओके। इसकी एक मैं आपके साथ एक और चीज शेयर करता हूँ, 1 मिनट देता हूँ। इंटरनेट चल रहा है ना तो साफ फायदा उठा
It is opening. Hold on. Can you see my screen? Yes, sir. यस Yes, सर sir. अच्छा, अब इसमें कहानी क्या है? यू सी अ सर्किट डायग्राम, है ना, नजर आ रही है? इसे Yes, इन्होंने sir. लेबल Yes, किया sir. हुआ है एक कोई बैटरी या सोर्स, ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स में लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देन दे शोन के ये सर्किट बना हुआ है, वायर्स कनेक्टेड है, ये क्या कनेक्टेड है, वोल्ट मीटर, ये क्या कनेक्टेड है, एमीटर, अच्छा, आप नोट करो, साउंड्स फेमिलियर, वोल्ट एम, कहीं पढ़ा था ये, क्या था ये? सो वोल्ट्स को जिस चीज से मेजर करते हैं दैट इज अ वोल्ट मीटर, एम्पेयर को जिस चीज से मेजर करते हैं दैट इज व्हाट, एन एम मीटर। वोल्ट्स किसका यूनिट था, वोल्टेज का यूनिट था। तो वोल्टेज किसी भी डिवाइस के अक्रॉस मेजर करने के लिए क्या यूज करेंगे, वोल्ट मीटर। वोल्टमीटर। करंट को मेजर करने के लिए क्या यूज करेंगे, एम मीटर। याद आती है बात? जी सर। yes more sir. importantly more important is this connection, what you need to see, वोल्ट मीटर कनेक्टेड होता है अक्रॉस द डिवाइस, तो सर सीरीज में होता है, पैरेलल में होता है वोल्ट सॉरी मीटर, पैरेलल, ठीक है। मैंने ये ऐसे याद रखा हुआ है कि वोल्टेज का एक नाम था पोटेंशियल डिफरेंस, याद आया? जी सर। तो ये पी से आता है, ये भी पी से आता है, ये है इसका सर्किट कॉम्बिनेशन। इसमें अगर हमें कभी कंफ्यूजन हो भी जाएगी तो हम याद रखें, ठीक है। एमीटर एंड वोल्टमीटर एक दूसरे से सीरीज में पैरेलल आप, होते हैं। ये एम मीटर आता है सीरीज में, ओके किसमें आता है, सीरीज में। अब ये क्वेश्चन ये आ सकता है या आ सकता होगा अभी तक कि सर सीरीज और पैरेलल का फर्क क्या है, यानी कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई, कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये सीरीज है ये पैरेलल। इट इज़ वेरी सिंपल। देखो, इस पूरे सर्किट में से तुम वोल्ट मीटर निकाल दो, ये वाली वायर्स काट दो, कट ऑफ कर दो, क्या इस सर्किट के रजिस्टर को बंद कर दोगे तुम, या ये बंद हो जाएगा, या इससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं। सर। ऑब्वियस सी बात है भाई, करंट यहाँ से चला जाएगा, ये घूम के आ जाएगा, तो ये तो एज अ ब्रिज ही एक्ट कर रहा है ना, जी सर। है ना। तो ये कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल, जो एक पॉजिटिव कनेक्शन होता है, जो एक इस तरह का कनेक्शन होता है जिसके होने या ना होने से सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेट्स कंसिडर सीरीज। एम मीटर जरा निकालो यहाँ से, क्या ये चलेगा? नहीं सर, नहीं चलेगा, वायर ही खत्म हो जाएगी, यानी कि करंट अब कहाँ से जाएगा, यहाँ से एक ही साइड पे चला जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो करंट फ्लो नहीं होगा। बात समझ में आई? तो सर वोल्ट मीटर, सर्किट कॉम्बिनेशन
that affects the circuit is a series combination. A circuit combination that doesn't affect the circuit is a parallel. आप पूछें। सर अगर जैसे एमीटर हम यूज ही नहीं करते और सिर्फ वोल्टमीटर यूज करते हैं तो भी हमें पैरेलल में बनाना पड़ेगा। अगर हम एम मीटर यूज ही नहीं करते, हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा पैरेलल में ही लगेगा, ये याद रखना। ओके चाहे कुछ लगा हुआ है चाहे कुछ नहीं लगा हुआ, ये हमेशा सीरीज में ही लगता है। अगर किसी ने ये बताया हुआ है कि एम मीटर को पैरेलल में लगाया है तो उसने गलत काम किया हुआ है, ये गलत कनेक्शन है। ओके जैसे फॉर एग्जांपल इसे इस तरह से याद रखो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो भाई एक डिवाइस है जिसमें सेल डायरेक्शन ऐसे है, सेल डालने की जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, और तुमने ऐसे नहीं डाला तो क्या होगा, वो नहीं चलेगी। Got it? अगर हमने उस डिवाइस के अंदर सेल ऐसे रख दिया तो क्या वो डिवाइस चलेगी, जबकि रिक्वायर्ड ये था, नहीं चलेगा। नहीं चल इसका पाएगी। मतलब है कि सीरीज या पैरेलल या जो सर्किट के अंदर पोजिशनिंग होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम उसको अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। ओके, ओके सर। इसमें अगर sir. कहीं हमें वो नजर आ जाए ना जो मैं देखना चाह रहा था, कुछ फजूल चीजें ना आ जाए। हाँ नहीं आ रहा वो इसमें, चलें 1 मिनट रुकें, लेट्स फाइंड आउट कि कुछ मिल जाए मुझे तो। अभी करे नहीं रहती है, आते हैं वापस। अच्छा, इफ कैन यू से माय स्क्रीन? Yes, Hello. sir. ठीक है, जी if सर। we are working with this relationship I and B and let's say we draw a graph, ठीक है, हम ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ कैसे बने, क्या शेप होगी ग्राफ की? सर स्ट्रेट लाइन ना, स्ट्रेट लाइन होगी। क्यों स्ट्रेट जैसे लाइन वो होगी? इंक्रीज हो रहा है उसी तरह इंक्रीज होगा क्यों विद द स्ट्रेट लाइन? इंक्रीज इन। क्यों स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, क्यों? सर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना। डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता तो स्ट्रेट लाइन होती है। जी सर cause वो जी विद द सर क्योंकि वो इंक्रीज इन, ग्रेडियंट से। हाँ ग्रेडियंट सेम ही होगा ना हर जगह। कांस्टेंट होगा सर, कांस्टेंट होगा। अच्छा, अब एक नई चीज आ गई, ग्रेडियंट सेम होगा या कांस्टेंट होगा? सर कांस्टेंट कांस्टेंट होगा, होगा। कांस्टेंट होगा सर, कांस्टेंट होगा क्योंकि अगर यूनिफॉर्म। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे को डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट आएगा हमेशा। तो सेम होना और कांस्टेंट होना अलग अलग बात होती है, एक ही बात होती है? सेम होने का मतलब ये होगा कि कोई भी आप ले ले सेम ऐसे होना चाहिए सर, cause इंक्रीज तो सेम ही होगा, होना तो सेम चाहिए ना कांस्टेंट से ज्यादा। यानी कि हम जब हाँ बनाएंगे वैल्यूज उनके इक्वल होंगी स्ट्रेट लाइन ग्रेडियंट ऐसे की, बनेगी। जहाँ वैल्यूज से तो तुम जो भी जिस भी पॉइंट जी। से। अच्छा, अब एक बात बिल्कुल भी हरकतें नहीं करना, ये भी इस दफा बड़े मसले मसाइल थे, उन लोगों को ये भी नहीं पता था कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। नहीं है सर, नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है ये। ठीक है, और ये सिर्फ भी बीच में जो डायरेक्टली रेड वाली लाइन जा प्रोपोर्शनल रही नहीं है सिर्फ होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। नहीं होगा, सही है, पहले देख लो, नहीं देखो होगा। आराम से मैंने क्या किया है। ये वाला सिर्फ मेरे काम का है। रेड वाले से होगा आपका काम सिर्फ। यही अब मैं होगा क्या सर। समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें इक्वल चेंज इन वाई है एज कम्पेयर टू एक इक्वल चेंज इन एक्स। समझ आई? यस, यानी कि जितना चेंज यहाँ डेफिनेटली। पे आ रहा है उतना ही तो यहाँ पे। ग्रेडियंट 1 तो है। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 है। समझ आई? वैल्यू की बात नहीं कर ऐसे ही रहे, है चेंज सर, की ऐसे बात ही कर रहे है, ऐसे ही है। हो सकता है भाई यहाँ पे वैल्यू हो फॉर एग्जाम्पल 0 एम्पेयर और यहाँ पे लिखा हुआ हो 10 एम्पेयर, ठीक है, तो चेंज कितने का, 10 का है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ एक्स एक्सिस पे अभी ले लेते हैं समझाने के लिए 50 वोल्ट और यहाँ ले लेते हैं 60 वोल्ट, तो चेंज अभी भी कितने का है, 10 ही का है। यहाँ पे 10 का चेंज है, समझ आई? सर यानी जी सर। ग्रेडियंट 1 होना चाहिए, ग्रेडियंट। हाँ, फॉर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
इट शुड बी 1, यस, ग्रेडियंट 1 होगा। सही है। दूसरी बात, अदर देन दैट क्या होगा? अदर देन दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड। यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शनल एंड रिलेटेड। फिजिक्स में अब ये है डायरेक्टली रिलेटेड, इसका ग्रेडियंट हो सकता है 0.5, इसका ग्रेडियंट हो सकता है 3 हो, ठीक है, लेकिन ये है, ये आप इसको लीनियर रिलेशन कह लो, आप इसको डायरेक्टली रिलेटेड कह लो, लेकिन आप इसको क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कह सकते, इसको भी आप लीनियर रिलेशन कह सकते हो, किसी को भी कह सकते हो एक्सेप्ट फॉर रेड वन। प्रोपोर्शनैलिटी में और रिलेशनशिप में फर्क है। रिलेशनशिप अच्छी चीज नहीं होती, समझ रहे हो? प्रोपोर्शनैलिटी फिजिक्स की चीज होती है, समझ आई? सही सही है सर, समझ आ गया। इसका स्क्रीनशॉट है ना, इसे यहीं तक रखना है, बाकी बातें हमसे बात नहीं करेंगे। अगर कोई बच्चा भूला है ईमान से ओम तो एमीटर बता दे, मैं बता रहा हूँ, मैं जान से मार दूंगा, क्लास में भी नहीं आता। अगर कोई भूला है और अगर कोई सो रहा है ना क्लास में, पहले दिन मंडे को आओगे ना, अगर कुछ सीए होगा इसका, जॉब कर लो, खत्म। सर कोई भी नहीं सो रहा सर, कोई भी नहीं सो रहा। कोई भी नहीं सो रहा, सब अच्छी जाग बात रहे है, फिर सर। तो सीए हो या जो मर्जी हो, मिड टर्म हो या सीआईओ है ना, जब तो सब जाग रहे हैं तो जागते रहो। अच्छी बात। सर ये तो नहीं करे सर यार। ये देखा, अब वो आवाजें आएंगी जो मैंने अपनी अब जिंदगी में आवाजें आएंगी भाई, अब आवाजें आएंगी।